ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। 2 दिन पहले अहमदाबाद के आसमान में जो हवाई हादसा हुआ, देश अभी भी उसके गम में डूबा हुआ है। दर्द की अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। किसी का पूरा परिवार तबाह हो गया तो किसी के सपने हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर हो चुके हैं। इन सब के बीच अब इस हादसे की जांच आगे बढ़ रही है। देश और विदेश की अलग अलग जांच एजेंसियों की तफ्तीश के अलावा आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक हाई लेवल जांच कमेटी का ऐलान किया है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करेंगे। ये कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट 3 महीने में सौंपेगी। उधर हादसे के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों में अतिरिक्त जांच के आदेश दे दिए हैं, ताकि ऐसे हादसे की आशंका बिल्कुल भी अगर दिखाई दे तो फिर उससे बचाया जा सके। एयर इंडिया ने इस आदेश के बाद अपने 33 में से 9 बोइंग 787 विमानों में जांच पूरे भी कर लिए हैं, जबकि बाकी 24 विमानों में जांच की प्रक्रिया जारी है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि 265 मौत का जिम्मेदार कौन है? उड़ान भरने के 40 सेकंड के भीतर आखिर क्या हुआ कि यह विमान इस तरह से आग के गोले में तब्दील हो गया, गिर गया? सवाल यह भी है कि हादसे के बाद सरकार क्यों जागती है? हादसा होने के बाद ही सेफ्टी चेक पर इतना जोर दिया जाता है, पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती? सुरक्षा को लेकर कदम पहले से उठा लिए जाते तो इस तरह के हादसे नहीं होते। आज महादंगल में पूछेंगे ये सवाल, लेकिन उसके पहले बयान जिस तरह के सामने आए हैं, राजनीति भी इस मसले को लेकर जारी है। सुनिए। संजय राउत करेंगे। इन्होंने एक सुपारी खाई हुई है, उद्धव ठाकरे को पाताल में मिला के मारेंगे। गवर्नमेंट भाजपा उसके जमाने में ये ट्रेन प्लेन क्या हो रहा है, ये सेफ नहीं है। पैसेंजर सिक्योरिटी, पैसेंजर सर्विस, ये तो पूरा 12 बज गया। आखिरी उड़ान, दर्द की बहुत सारी दास्तान, लेकिन राजनीति इस मसले को लेकर भी जारी है। आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच सच आने में कितना वक्त लगेगा और देश भर में अलग अलग हिस्सों में जो फ्लाइट इस वक्त उड़ान भर रही हैं, उनको लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? आगे आने वाले वक्त में ये जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटे, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूँ। एहसान खालिद जी, आप पूर्व पायलट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश अग्रवाल जी, आप एविएशन एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और भी हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ते हुए चले जाएंगे, उनका तारुफ आगे आपसे करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले एहसान खालिद जी, आपसे शुरुआत करते हुए, लगातार अलग अलग थ्योरीज दी जा रही हैं इस हादसे को लेकर, कई तरह की कहानियां भी, और मौजूदा वक्त में अगर हम देखें तो हर कोई एविएशन एक्सपर्ट बनके अपनी अपनी अलग अलग राय जाहिर कर रहा है। लेकिन अब तक जो तस्वीर सामने आई है या आपने भी जो जानकारी इकट्ठा की है, क्या बड़ी बातें इस हादसे को लेकर समझ में आ रही हैं? बहुत ही दुखद घटना, और हम लोग सब लोग विचलित हैं, चिंतित हैं और शोक में डूबे हुए हैं। और इस माहौल में बहुत ही ज़्यादा इस पे चर्चा हो चुकी है कि एयरक्राफ्ट रनवे से टेक ऑफ करता है
देखने जैसे जैसे देखते हैं हम, उससे कोई किसी भी तरह की खराबी का एहसास नहीं होता है। कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं निकल सकता है कि जहाज जब तक रनवे पे था तो उसमें कोई खराबी थी। छोटी मोटी कोई खराबी हो सकती है, लेकिन ऐसी खराबी के वो जहाज को खत्म कर दे तो पायलट टेक ऑफ को रोक सकता था। पायलट ने टेक ऑफ को कंटिन्यू किया। इसका मतलब ये है कि डिसीजन स्पीड के बाद ही कोई घटना घटी है, और उसके बाद जहाज जहां पर लैंडिंग गियर को जिसे उसको ऊपर लेकर के जाना था, उस जगह पे लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गया है। क्यों नहीं ऊपर गया है उसको कोई भी आदमी कंक्लूसिवली नहीं बता सकता है कि क्यों नहीं ऊपर गया है। वीडियो से एक भी ये जाहिर नहीं होता है कि फ्लैप अंदर था या टेक ऑफ के लिए था या टेक ऑफ के जगह से हिला हुआ था। बिल्कुल। तो ये सारा स्पेकुलेशन के इस पे है। जो चीज इस वीडियो से नजर आती है कि जहाज टेक ऑफ कर रहा है और हेवीली लोडेड जहाज इसी तरह से धीरे धीरे टेक ऑफ करता है, प्लस माइनस 5-10% हेयर एंड देयर, और उसके बाद ये ऊंचाई गेन कर रहा था। एक जगह पे आकर के उसकी वो ताकत खत्म हो गई और वो जहाज नीचे की तरफ उड़ने लगा। वो जो ऊपर चढ़ने की जो ताकत या क्षमता होती है वो खत्म होता है। उसकी दो वजह हो सकती है, एक तो पावर का खत्म हो जाना और दूसरा उसके लिफ्ट का कम हो जाना। ये पावर का खत्म हो जाना इंजन की खराबी से हो सकता है, लिफ्ट का खत्म हो जाना या तो स्पीड कम हो गया है या विंग का कॉन्फ़िगरेशन अब सवाल ये है क्या दोनों इंजन खराब हो सकते हैं? सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन उसके पहले हमारे साथ ज्योत्सना तिरुनागरी आप प्रवक्ता हैं टीडीपी के हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही शाना एनसी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उसके पहले देवेश अग्रवाल जी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स है जिनके जरिए जानकारी सामने आ रही है कि विमान के पायलट सुमित सभरवाल ने एटीसी को जो मैसेज किया था आखिरी 4-5 सेकेंड का, उसमें है कि मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। ये जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये बातें निकलकर सामने आई हैं, अगर इन लाइनों को हम समझें तो क्या बताने की वो कोशिश कर रहे थे? और प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के भी इस वक्त हमारे साथ अतुल जी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं लेकर चलूंगी, लेकिन उसके पहले सवाल का जवाब आपसे। थैंक यू, आपने बुलाया मेरे को शो पर एक चीज़ मैं बता सकता हूँ। देखिए, जब तक आप खुद अपने कानों से एटीसी का रिकॉर्डिंग नहीं सुनते हैं, इन सब चीज़ों की बात या विश्वास नहीं कीजिए जब तक कोई कैसे बोल सकते हैं वेरीफाइड सोर्स या प्रूफ नहीं निकलता है। क्यों मैं ये अभी आप मेरे पहले से जो सर बोल रहे थे, लिटरली जो हर कोई की कोई थियोरी निकाल रहा है, उस थियोरी को रिफ्यूट करने के लिए, उस थियोरी को नकारने के लिए एक और प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है। सो ये पहला एक्सीडेंट है 787 का, और ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक एक्सीडेंट है। तो इस और ये चीज़ है, आप ये देख लीजिए, दुनिया की सारी दृष्टि इस एक्सीडेंट पे है। यूएस के एनटीएसबी आ रही है, यूके के एआईबी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, ये दुनिया के 2 प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं और बहुत इंडिपेंडेंट हैं। उनको कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं लग सकता है। बोइंग भी आएगा, जी जो इंजन बनाया वो भी आएगा। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन होगा, आप इस पर इतना तो विश्वास रख सकते हैं कि इसमें कवर अप होने का चांस नहीं है। बिल्कुल निकलेगा। थोड़ा सा हमें सब्र रखना पड़ेगा। जो लोग इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, उनको इतनी इज्जत दें कि ये इसका खाली स्पेकुलेशन करके कोई फायदा नहीं। क्योंकि आप कोई एक थ्योरी बोलोगे, मैं गारंटी उसके, वो कोई बोलेगा फ्लैप ने ऊपर कर दिया, मैंने बोला फ्लैप का हैंडल पायलट के कंधे के बगल में है नीचे, और तो व्हील का गियर का हैंडल है वो बिल्कुल सामने, वो भी कैप्टन के साइड में है। एक राइट साइड सेंटर कंसोल के राइट साइड में है, एक सामने के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लेफ्ट साइड में है। तो मतलब बाकायदा को पायलट अगर गियर उसको ऊपर उठाना है तो बाकायदा ऐसे आगे जाके उसको उठाना पड़ेगा और फिर वापस सीट में बैठना पड़ेगा। तो ये, और फ्लैप हैंडल ऐसा चीज़ है, उसमें लॉक लगा हुआ है कि वो जानबूझ के ऐसा डिज़ाइन किया है कि कहीं गलती से हाथ लग गया तो फ्लैप हैंडल नहीं हिलेगा। वो बाकायदा फ्लैप हैंडल को उठाना पड़ता है और एक लीवर नीचे लाना पड़ता है, फिर छोड़ना पड़ता है। अगर मेरे को 3 बार भी करना है, वो 3 बार उठाना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो वो डिजाइन बनाया है ऐसे सेफ्टी का। सो जैसे मैंने बताया, ये एक थियोरी है। इस थियोरी को नकारने के लिए एक ये उत्तर है। वो बोलते इंजन फेल हो गया,
आज तक ड्यूअल इंजन फेलियर नहीं हुआ है, बहुत बहुत Clear है। बहुत कम में दिखने को आया है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। यकीनन दोनों ही इंजन का एक साथ फेल होना, जिसको लेकर थ्योरी ही गढ़ी जा रही है, अभी पूरी तरह से इसके कंक्लूजन पर हमें नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरी जानकारी जांच के बाद सामने नहीं आ जाती है तब तक ये स्पेकुलेशन ही है, या फिर अलग अलग जो हमारे एक्सपर्ट अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं उसके आधार पर इस चर्चा को हम आगे लेकर जा रहे हैं। आप लोगों से हम समझेंगे कि अलग अलग कुछ और भी थ्योरी हैं, लेकिन उसके पहले पॉलिटिकल बयान बहुत सामने आ रहे हैं। अब जरा उस पर एक एक टिप्पणी अपने दर्शकों से हम ले लेते हैं। शायना एनसीजी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट की हैं। शायना जी, यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज हो या रिटायर्ड हो, सिटिंग जज हो, जो भी उचित आप लोग समझे, इसकी जांच इन्हीं से करवाई जाए और किसी पर यह भरोसा जाहिर नहीं कर रहे हैं। क्या है टिप्पणी, तैयार होगी सरकार इसके लिए? देखिए, सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति करते हैं, और बार बार हमने देखा है वो पूछते हैं कंस्पिरेसी थियरी था, क्या गलत हुआ। मैं बोलना चाहती हूँ कि जब एक कमेटी गठित होता है और यूनियन होम सेक्रेटरी, जहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से, इंडियन आर्मी से, एविएशन एक्सपर्ट्स वहाँ मौजूद है, उनके पास सभी रिकॉर्ड्स मौजूद है। जहां फ्लाइट डेटा की बात करें या कॉकपिट से वॉइस रिकॉर्डिंग्स हो या फिर एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस लॉग्स हो, एटीसी लॉग्स हो, विटनेस टेस्टिमनीज जहां लोग खुद टेस्टिमनी कर रहे हैं, और ये पूरा सबमिशन जो है, ये रिपोर्ट 3 महीने के अंदर पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ने ये भी क्लैरिफाई नहीं किया कि ये कमिटी कोई अन्य ऑनगोइंग इंक्वायरीज को रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि रेलेवेंट एजेंसीज फोकस करेंगे कि जो ड्राफ्टेड एसओपीज हैं, जहां ये ऐसे हादसे प्रिवेंट किया जाए फ्यूचर में और ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो, उसके लिए ये हाई लेवल कमेटी है, मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी है। और उन्होंने खास तौर से ये बार बार कहा है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है, एसओपीज जो है, गाइडलाइंस जो है, टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग इन द फ्यूचर, इसके ऊपर एक बहुत ही गंभीरता के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लिया है अपनी प्रतिक्रिया। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो इतनी विचलित होती है, हर एक मुद्दे पे राजनीति, हर एक मुद्दे पे कंस्पिरेसी थियरी और बेबुनियादी आरोप। आप आरोप भी लगा रहे हैं तो क्या आरोप लगा रहे हैं, मुझे बताएं। मैं जवाब ले लेती हूं। बिल्कुल, अतुल लोढ़े पाटिल जी, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। एक सेकंड, एक कहावत है अंग्रेजी में, एवरी सीट हैड अ सोल, एवरी सोल हैज अ वर्ल्ड एंड अ स्टोरी। तो खड़गे जी, जब आप ऐसे असंवेदनशीलता के साथ पेश आते हैं, मैं तो ये कहूंगी कि आज समय है कि आप पहले श्रद्धांजलि दें और फिर अपनी राजनीति करें। अतुल लोढ़े पाटिल जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर भी जवाब, और अजय आलोक जो प्रवक्ता बीजेपी के हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि इस मौके पर शर्मनाक राजनीति कांग्रेस कर रही है। इनके परिवार में भी एक्सीडेंट हुआ था, संजय गांधी का प्लेन क्रैश हुआ था, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी क्या फिक्स की गई थी, इस तरह की भी बातें साझा की जा रही हैं। तो इस पर टिप्पणी अतुल जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से जिन लोगों ने अपनी जान खोई है उनके सारे परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सारे घटना के बाद सभी लोगों ने तत्काल जो है अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। शायद शायना एनसीजी ने देखा नहीं होगा। अजय आलोक जी वगैरह की बात छोड़ दो, अभी बीजेपी जो है वो संवेदनहीन पार्टी हो चुकी है, उसकी संवेदनाएं मर चुकी है, तो वो छोड़ दीजिए। कभी भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से इंक्वायरी मांगी जाती है, इतिहास खोल के देखोगे तो बीजेपी ने कई बार ऐसी चीज़ें मांगी है, जेपी से भी मांगी है। बीजेपी आने के बाद अलग चीज़ें हो गई है, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री थोड़े चुने, हमने भगवान चुने हैं, तो उनसे थोड़ी सवाल कर सकते हैं। सवाल नहीं कर सकते। 275 लोग मर गए ऐसी खबर आ रही है, सवाल नहीं कर सकते। अब अभी इन्होंने कहा कि राजनीति करते हैं, इंक्वायरी मांगना राजनीति है, तो बीजेपी ने सबसे शर्मनाक और खतरनाक राजनीति इसके पहले कई बार की है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या संवेदनशीलता दिखाई इस देश के गृहमंत्री ने? इस देश के गृहमंत्री कहते हैं एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, फिर ये इतनी मल्टी पार्टी मल्टी डिसिप्लिनरी इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। डीजीसीए है, एविएशन मिनिस्ट्री है, सब कुछ है, तो फिर ऐसा वक्तव्य शोभा देता है? हमारे वक्त
इस्तीफे होते थे, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था आर पाटिल ने। काफ़ी ईमानदार और काफ़ी बड़े नेता थे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। उन्होंने कहा था बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती, इस्तीफा देना पड़ा। विलासराव देशमुख जी मुख्यमंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। गृह मंत्री थे शिवराज सिंह पाटिल, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन यहाँ तो किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती। उल्टा क्या होता है, कोई रेलवे हादसा हुआ, जाकर रील बनाते हैं, रील डालते हैं, रेलवे मंत्री की बजाय रील मंत्री है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री का सब उदाहरण देते हैं। कुछ तो चित्रा जी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि डिपार्टमेंट में, ताकि जो उसके इन्वॉल्व लोग हैं उनके ऊपर ये एक डर बना रहे और सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, ताकि किसी की जान न जाए, ताकि ऐसे एक्सीडेंट नहीं होने की जो कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश नहीं होती है, क्योंकि किसी के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स ही नहीं होती है, किसी के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होती है। क्या करते हैं हमारे एविएशन मिनिस्टर रेड्डी जी, जाकर वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम में म्यूजिक वगैरह लगाकर बाकायदा रील डालते हैं। ये असंवेदनशीलता है, ये राजनीति है। राजनीति वो नहीं है इंक्वायरी मांगना। इंक्वायरी सब मांगते हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए, तटस्थता से इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि जो गए इसके बाद ऐसा ना हो। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं रखना है तो फिर सरकार किस काम की है, फिर क्या है, लोकतंत्र कहाँ है? टीडीपी के ही अगर हम अकाउंटेबिलिटी को छोड़ देते हैं, आप उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे एक्सीडेंट हुए। हैं। ज्योत्सना तिरुनागरी जी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो इसका जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि रील बनाकर, म्यूजिक लगाकर अपने वीडियो शेयर करते हैं, जबकि इस पूरे मामले में बेहद संवेदनशीलता की जरूरत है। ज्योत्सना जी। चित्रा जी, पहले तो जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी ये नहीं चाहता कि ऐसे हो, और इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ पे जितने भी लोग हम लोग बैठे हैं ना चित्रा जी, ये पैनल पे भी हम लोग हमारी जो मतलब दिल में हम लोग ये दुख हमें बहुत है। और वाकई में इसी हिसाब से सब जो वहाँ पे, चाहे वो ऑपोजिशन में हो या फिर गवर्नमेंट में हो, जो कोई भी हो, मनुष्य जो है, मानव जो है, बिल्कुल उनको इस चीज़ पे चिंता है। मगर मुझे एक ही चीज़ पे बहुत दुख आ रहा है चित्रा जी, कि ये बार बार ये लोग बोल रहे हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी कहाँ नहीं है चित्रा जी? जैसे ही हादसा हुआ था, ये हादसा है, ये एक एक्सीडेंट है। हादसा जैसे ही हुआ था उसी वक्त जो ऑनरेबल यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू जी जो है, इमीडिएटली वो वहाँ भागे, आवर्स के अंदर वहाँ थे, जहाँ कहाँ भी थे, वो शायद वाइजाग में कहीं थे, विजयवाड़ा में, वाइजाग में कहीं थे, इमीडिएटली वहाँ भाग के वहाँ खड़े होके क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, किस वजह से हुआ, वो पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने की वहाँ कोशिश करे अपने जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ। फिर उसके अगले दिन होम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे, फिर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे। मतलब अकाउंटेबिलिटी सरकार की कहाँ नहीं है चित्रा जी, ये बता दो। और इमीडिएटली उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो AAIB का इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया। देन अगेन आज एक सेंट्रल कमिटी से इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया, और जितने भी विक्टिम्स हैं उनके साथ खड़े रहे। कोई भी वहां से भागा नहीं ना, कोई भी वहां से भागा नहीं ना चित्रा जी। स्पेशली सिविल एविएशन मिनिस्टर वहां ही थे, और आज जाके अपने पूरे जितने वहां दिल्ली में अपने ऑफिस में बैठे, आज आए वो ऑफिस को, बैठ के वहां पे सब लोगों के साथ एक इन्वेस्टिगेशन करे, इंक्वायरी करे, कहां गलत हो सकता है, आगे इसको कैसा रोका जा सकता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी चित्रा जी। ये नहीं है बैठ के वहां पे, अगर कोई वहां पे एक टूरिस्ट अटैक होता है, टूरिस्ट पे एक अटैक होता है, उस पे राजनीति कर दे, एक एक्सीडेंट होता है उस पे राजनीति कर दे। अरे छोटे छोटे बच्चे वहां पे, मेडिकोस जो मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, आगे जाके अपनी एक सुंदर जिंदगी की जो उन्होंने एक कल्पना करी थी, वो बच्चे आज अपनी जिंदगी खो चुके हैं। उनके बारे में तो सोचें। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो पॉलिटिक्स चल रही है वो क्या ठीक है? राजकुमार भाटी जी, कांग्रेस की ओर से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सरकार की ओर से जो जवाब दिए जा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई है, तभी तो इतने बड़े बड़े मंत्री तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और लगातार लोगों की मदद की जा रही है, और पूरे मामले में संज्ञान लिया गया। हादसा क्यों हुआ इसकी जांच के लिए अलग अलग एजेंसियां, जिनमें 3 विदेशी एजेंसियां भी शामिल हैं, जो इंडिपेंडेंट अपनी जांच करेंगी। उसके लिए इंतजार तो करना होगा ना राजकुमार भाटी जी, फिर सियासत क्यों? चित्रा जी, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही हैं घटना के बारे में, और जो अभी आपने शुरुआत में 2 एक्सपर्ट बुलवाए, उन्होंने काफ़ी तकनीकी बातें हमें बताई, और जैसा आपने भी बताया कि 44 सेकंड के अंदर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए, ये सब बातें सुनकर समझकर कोई सामान्य विवेक का व्यक्ति भी ये अंदाज़ा लगा सकता है कि विमान में तकनीकी खराबी पहले से ही थी। उड़ान भरने के बाद कोई खराबी नहीं हुई है, उसमें पहले से खराबी थी। जिन लोगों ने उसका निरीक्षण किया
वो गैर जिम्मेदार थे, उन्होंने ठीक से जांच परख नहीं की, इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। अब ऐसे समय में ऐसी दुखद घटना के बाद जब पूरा देश शोकग्रस्त है और सबको ही दुख है, बीजेपी के साथियों को भी दुख है, सबको ऐसी घटनाओं पर सबको दुख होता है, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी का एक इतना गैर जिम्मेदार बयान कि ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, ये सरकार की गैर जिम्मेदारी को प्रदर्शित करता है। सरकारें फिर किस लिए होती हैं, सिस्टम किस लिए होता है, व्यवस्था किस लिए होती है, तकनीकी विशेषज्ञ किस लिए रखे जाते हैं। इस घटना को, इस दुर्घटना को रोका जा सकता था अगर कंपनी संवेदनशील होती, कंपनी के कर्मचारी संवेदनशील होते। इसके लिए जांच के बाद रिपोर्ट आएगी कि संचालन करने वाली कंपनी एयर इंडिया की ज़्यादा बड़ी गलती है या विमान निर्माण करने वाली कंपनी बोइंग की ज़्यादा बड़ी गलती है या हमारा उड्डयन मंत्रालय की गैर जिम्मेदारी है कि वो ठीक से कंपनियों की जांच नहीं करते हैं, गैर जिम्मेदार लोगों को लाइसेंस दे देते हैं उड़ान भरने का। ये जांच के बाद रिपोर्ट आएगी, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये मानवीय भूल की वजह से ये दुर्घटना हुई है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है कि जिसे रोका नहीं जा सकता था, ये मानवीय त्रुटि की वजह से हुई है, इसे रोका जा सकता था। अगर जिम्मेदार लोग और संवेदनशील लोग कुर्सियों पर बैठे होते तो इसे रोका जा सकता था। और ऐसी घटनाओं के बाद ऐसे गैर जिम्मेदार बयान कम से कम सरकार के लोगों को नहीं देने चाहिए। इससे दुखी लोगों को और ज़्यादा दुख होता है, और ज़्यादा पीड़ा पहुंचती है, और ज़्यादा उनके हृदय को चोट लगती है कि एक तो हमारे लोग के एक एक जीवन कितना कीमती होता है, हमारे इतने लोग मारे गए दुर्घटना में, और फिर जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी गैर जिम्मेदारी की बातें कर रहा है कि इसे रोका नहीं जा सकता था। तो ये बहुत गलत है। ठीक है, इस पर मैं टिप्पणी ले लेती हूं, उसके बाद मैं अपने एक्सपर्ट के पास जाऊंगी। मुझे लगता है शाना एनसी जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति को गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए, इससे लोगों को, मैं आ रही हूं अतुल जी, इससे लोगों की मनोदशा पर चोट पहुंचती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि आपने देखा होगा चित्रा जी, ये एयर इंडिया क्रैश 171 को लेके बहुत सारे लोग टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये कमेटी जो है, जो गठित की गई है, वो किस आधार पे चर्चा कर रहे हैं? वो तहकीकात करेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs को लेके, और वो गाइडलाइंस, ताकि ऐसे हादसे भविष्य में ना हो। अभी जो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन की बात करें तो चित्रा जी, फ्यूचर में आप कौन से इंस्टेंसेस को एक उदाहरण के तौर पे लेंगे? आप ऑब्वियसली AI 171 अहमदाबाद टू गैटविक इस पर्टिकुलर केस को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ब्लिंकर्स लगा के ये कहा है कि हाई लेवल में मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उसके तहकीकात के बावजूद हम लोग अपने ही गाइडलाइंस पर चलेंगे। सो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मिनिस्ट्री के तरफ से तो ये क्लैरिफिकेशन आ ही गया है कि कमेटी जो है वो रिप्लेस नहीं करेंगे कोई ऑनगोइंग इंक्वायरीज को। वो ऑनगोइंग इंक्वायरीज रेलेवेंट एजेंसीज के अपने जगह जो फोकस है और जो कोर एरिया है जहां वो देखें कि ड्राफ्टिंग में कैसे इम्प्रोवाइजेशन हो, SOPs को लेके कैसे हम देखें कि ऐसे हादसे ना हो भविष्य में और ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो। लेकिन चित्रा जी, मैं अफसोस से ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जब एक एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट का मतलब ही क्या है? हादसा। और ये हादसा से सीख न ली तो फिर बहुत दुखद होगी। और बिल्कुल आप राजनीतिक रूप से या जो कोई राजनीति में है या नहीं है वो सवाल प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, क्योंकि 169 इंडियंस लॉस्ट लाइव्स, 53 ब्रिटिश नेशनल्स थे, 7 पोर्चुगीज थे, एक कनेडियन था, 230 पैसेंजर्स के साथ साथ 12 लोग क्रू के भी मेंबर्स थे, और हमारे महाराष्ट्र और मुंबई से ज़्यादातर 10 है उनमें से। तो बहुत अफसोस होता है। और इसमें ये भी जांच होगी कि 11A यानी कि विश्वास कुमार रमेश का जो सीट था, उन्होंने कैसे जंग लड़ के आज जो वो जीवित है, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो सरकार की जो जिम्मेदारी है उस पर सवाल यहाँ पर ज्यादा हैं। आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं और साथ ही ये भी कहा कि सरकार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी इस पर कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे। अतुल जी, लेकिन एक और बात, बार बार यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए ही गृह मंत्री तुरंत मौके पर पहुंचे, एविएशन मिनिस्टर मौके पर जाकर लगातार वो बने हुए हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं, जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित कर दी गई है।
अब रातों रात तो पूरे मामले में जांच करके रिपोर्ट सौंपी नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर जल्दबाजी पूरे मामले में की गई तो वो भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए पूरा समय लिया जा रहा है। तो जांच के लिए भी सियासतदानों को इंतजार करना होगा। अतुल जी। नहीं, सियासत का सवाल नहीं है चित्रा जी। मुझे बताइए, पुलवामा में, बालाकोट में जो हुआ उसकी आज तक पता नहीं है कि 250 किलो का आरडीएक्स कैसे आया था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्यों फॉलो नहीं की गई, दीपेंद्र सिंह कहाँ गया। पहलगाम के 4 आतंकी जिन्होंने हमारे 22 बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उनका अभी तक पता नहीं है, और कोई भी इंक्वायरी कभी भी नहीं आती है। ये सरकार ने सारा चीजें जो है वो टालने की ठानी है। कितने रेलवे के एक्सीडेंट हुए, आज मेरे मुमरा में, ठाना के पास में 5 लोग जो है वो 2 ट्रेन के घिसने से मर गए वो लोग। तो किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी कोई मिनिस्टर सामने आकर नैतिकता से इस्तीफा नहीं देता है। इस्तीफा क्या, हम कोई दूसरा मिनिस्टर उनके पार्टी का बनने वाला है, लेकिन सिस्टम के ऊपर उसका जो प्रेशर आता है कि हमने गलतियां की है, जो गलतियां नहीं होनी चाहिए थी। ये प्लेन था, ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेन था, ये दूसरे देश में जाने वाला प्लेन था, और उसके संदर्भ में जो कुछ गलतियां हुई है, तो कैप्टन के तौर पर कभी भी पिछले 11 साल में हमने ऐसा देखा नहीं। उल्टे हमने ये राजनाथ सिंह जी से सुना है, नितिन गडकरी जी से सुना है, सुषमा स्वराज जी अभी नहीं है, वो उनके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, सुना है कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। तो फिर सिस्टम कैसे सीधी होगी, सिस्टम में डर कैसा पैदा होगा कि जो काम उनको दिया है वो काम बराबर नहीं होने से इसके ऊपर एक्शन, कड़ी एक्शन होती है। तो ये नहीं होगा तो जान की कीमत चाहती है कांग्रेस। अरे देखिए ना, मैंने पहले ही मेरे इसमें कहा था चित्रा जी कि हमारे यहाँ ऐसे स्टेटमेंट्स देने पर दनादन इस्तीफे होते थे। एक नैतिकता की जिम्मेदारी कैप्टन को लेनी होती है, लेकिन कभी भी जिम्मेदारी इसमें नहीं ली जाती है। बीजेपी जिस तरह से करती है तो फिर नीचे का सिस्टम जो है वो बिंदास रहता है। मुझे लग रहा है कि इंक्वायरी हो जाएगी 3-4 साल में, इसलिए मैं दर्शकों को बता दूं, शिवराज पाटिल जी यकीनन वो बड़े नेता रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से पता है इस्तीफा कब दिया गया था बतौर गृह मंत्री अपने पद से, जब आतंकवादी हमला होता है दिल्ली में और एक ही दिन में 3 अलग अलग कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं, 3 अलग अलग कपड़े पहनकर। अतुल लोंढे जी, फिर आप लोग बताएंगे कि इस बयान की वजह से मुझे लगता है कि सही जानकारी कम से कम दर्शकों को देनी चाहिए। तो ये गलत है ना, गृह मंत्री रहते हुए आतंकवादी हमला हो रहा है, दिल्ली में कार्यक्रम में शामिल होंगे 3 कपड़े पहनकर अलग अलग कार्यक्रम में अतुल जी, और आप कहेंगे कि फिर सवाल नहीं पूछा जाए। तो ये तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी ना। गृह मंत्री आर.आर. पाटिल का किसके लिए हुआ था? फिर आप कहेंगे कि बयान के लिए सही जानकारी दीजिए प्लीज। मुझे बस आपको इतना ही करेक्ट करना था, बाकी आप इस्तीफा मांगिए और जिसको इस्तीफा देना है सही जानकारी दे रहा हूं मैं। हाँ, 2 गृह मंत्री, सुनिए 1 मिनट सुनिए, 2 गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ। हाँ। एक हुआ आर.आर. पाटिल जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे जी, और 3 बार कपड़े बदलने से शिवराज सिंह पाटिल का हुआ था। हाँ। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे विलासराव जी देशमुख, वो रामू को लेकर गए थे ताज होटल में। हाँ। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती है। ये एक स्टेटमेंट पर एक बहुत बड़ा जाना माना रिस्पेक्टफुल गृह मंत्री आर.आर. पाटिल, मैंने नाम लिया था, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि एक्सीडेंट होता है उसको कोई टाल नहीं सकता है। बहुत गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील स्टेटमेंट है ये। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं सिरे से। अश्विनी वैष्णव जी जो है वो IITN है, और कितने रेलवे के एक्सीडेंट हुए हैं, ठीक है, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं है। पिछले 11 साल में कितने एक्सीडेंट हुए? मुंबई में 30,000 लोग मरे हैं, 30,000 लोग मरे हैं। चित्रा जी बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं, 30,000 लोग 11 साल में मरे हैं लोकल में, कोई एक्शन नहीं किसी के ऊपर। क्या समझेंगे लोग कि इनके भरोसे है हम लोग? ठीक है ज्योत्सना जी, पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद राजकुमार भाटी जी फिर अपने एक्सपर्ट के पास में किसके बदौलत? सरकार के बदौलत बैठती है लोग। ठीक है, सरकार के भरोसे जनता होती है और सरकार गंभीरता नहीं दिखती। ज्योत्सना जी की मैं टिप्पणी ले लूं शाहनैन से जी, उसके बाद में आ रही हूं, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। बोलिए ज्योत्सना जी। चित्रा जी, मेरी एक ही चीज पे एक आई हैव अ डिफरेंस विद द कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। क्यों बोल रही हूं मैं? ये एक्सीडेंट है, इसीलिए इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इंक्वायरी हो रहा है। जो कंसर्न मिनिस्टर है वहां आके बैठे हैं, जो देश के प्राइम मिनिस्टर है वहां आके देख चुके हैं, सबका वहां का सिचुएशन का जायजा ले चुके हैं। एंड जो भी आज भी मिनिस्टर ने बोला, 1 मिनट सर, 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट सर, 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। If you want me to tell what is ridiculous, जो आपकी कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में किया था ना सर, that is ridiculous. सर, आपकी सरकार ने जो कांग्रेस सरकार ने undefendable thing किया था ना, you should ask your minister, you should ask your minister why he has you cannot talk in between. क्यों किया उन्होंने? सर, 1 second, असंवेदनशीलता को डिफेंड करने दीजिए।
बहन बहन आप बात करने दीजिए सर, बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। बोलिए बोलिए, चुप हो बोले गए। मैं बीच में नहीं आई। हाँ नहीं बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं आई मैं बीच में। हाँ तो मैं ये बोल रही हूँ, हमारी हम तो ऐसा सरकार नहीं है ना जहाँ पे जब लोग मरे थे जाके वहां पे स्टेज पे बैठ के बिल्कुल वहां पे हंस रहे थे। हम ऐसी सरकार तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है चित्रा जी। जहां जब वहां पे हादसा हुआ हम भागे वहां पे, और आज भी बोल रहे हैं जो कोई भी उसके लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो ऑफिशियल हो, कोई भी होने दो। हम कोई पीछे नहीं हटे, हम कांग्रेस की तरह नहीं है जहां पे एक मिनट सर, जहां पे लोग मरे थे ना बाहर अंदर स्टेडियम में, बिल्कुल दीदी आप कांग्रेस की तरह नहीं है। ऐसे ऐसे क्लैप कर रहे थे, आपको शर्म आनी चाहिए। आज आके आप बात कर रहे हो सर, किस मुंह से बात कर रहे हो सर? देखो हम अगर भाषा का इस्तेमाल दीदी सही कीजिए, नहीं तो फिर मुझे भी भाषा आती है। सरकार ने क्या एक्शन नहीं लिया? बेशर्मी तुम्हारे सरकार की मैं खोल के रख दूंगा अभी। सरकार बेशर्मी सरकार की खोल के रख दूंगा मैं, रील बनाते हो बेशर्मी है सर आपके बाद। और देश के प्रधानमंत्री पहलगाम होने के बाद बिहार में जाकर जो ठिठोलिया कर रहे थे ना, हंस के ठिठोलिया कर रहे थे बिहार में, उसे कहते हैं बेशर्मी। आप शब्दों का इस्तेमाल सही कीजिए। बेशर्मी रील बनानी होती है, बेशर्मी कहना होता है कि ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। आप शब्दों का चयन बराबर कीजिए, आप सम्मान से बात कीजिए। मैं आपको नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप बेशर्म हो, आप लोगों की जान पे असंवेदनशीलता रखते हो, लोगों की जान जाने के बाद असंवेदनशीलता रखते हो। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ठिठोलिया करते हैं पहलगाम होने के बाद, हमारे बहनों का सिंदूर उजड़ने के बाद। इस देश के प्रधान, आप चिल्ला रही है, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, आप चिल्ला, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ट्रेन में लोग मर जाते हैं, बसों में लोग मर जाते हैं, महाकुंभ में लोग मर जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर भगदड़ हो जाती है, किसी का कोई इस्तीफा नहीं होता है, किसी पे कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है, हमारे जवान मर जाते हैं, किसी पे कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है। पहलगाम में हमारे बहनों का सिंदूर जल जाता है, देश के प्रधानमंत्री जो है वो ठिठोलिया करते हैं बिहार में जाकर, और आप बात कर रहे हैं इसी पे हो जाते हैं हमारे। आप बिल्कुल नहीं हो कांग्रेस की तरह, आप बिल्कुल नहीं हो कांग्रेस की तरह, क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस। कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिस पर उतनी ही गंभीरता दिखानी चाहिए हमारे सियासतदानों को भी। तू मैं का वक्त नहीं है, तू मैं का वक्त नहीं है, तू मैं का वक्त नहीं है। अतुल जी हम सब जानते हैं कि जिन 265 लोगों की जान गई है, ठीक है, उसमें हर पक्ष के लोग शामिल होंगे, हर सोच के लोग शामिल होंगे, उसमें बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल रहे, ठीक है। हम इस तरह की पॉलिटिक्स प्लीज ज्योत्सना जी आपसे दोनों लोगों से गुजारिश है कि इस तरह की पॉलिटिक्स में नहीं फंसेंगे, ठीक है। मैं आ जाती हूँ मेन सवाल पर। एहसान खालिद जी, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाते हुए, देखिए सरकारें आती हैं जाती हैं पिछले कई सालों से, कभी किसी की सरकार कभी किसी की सरकार, लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो फिर हम क्या सबक लेते हैं, ये बड़ा सवाल है, ठीक है। अतुल जी मैं अपने एक्सपर्ट के पास जाना चाहूंगी। एहसान खालिद जी अब आपके पास आते हुए, चूंकि जिम्मेदारी के तौर पर सियासतदान तो आपस में लड़ेंगे, लड़ना उनका काम है, इस देश की राजनीति का चरित्र ही वही है, इस वजह से उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाते हुए, क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा होती है डीजीसीए की, जो लोग इस मामले के एक्सपर्ट होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है पूरे की पूरे मामले को ऑपरेट करने की, फ्लाइट के संचालन की। अब मैं उस पर आ जाती हूं, ये जो जांच चल रही है कितना वक्त लगेगा? अलग अलग जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, सच कब तक देश के सामने आ जाएगा? पूरा देश ये सवाल, इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा था, क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो सकते हैं? हाँ। वो अभी तक एक ही बार हिस्ट्री में है कि वो फेल हुआ, वो हडसन रिवर वाले में, जिसमें कि बर्ड स्ट्राइक रिस्पॉन्सिबल था। दूसरी चीज कि ये जहाज ना तो फ्यूल कंटामिनेशन की वजह से, ना किसी बर्ड स्ट्राइक। आपने जो उदाहरण दिया, क्या उसको पानी में उतारा गया था उस जहाज के, आप उसका जिक्र कर रहे हैं? जी ठीक है, उसमें दोनों इंजन एक साथ फेल हुआ था, उसके अलावा और हिस्ट्री में कोई इस तरह का एग्जाम्पल होता नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों इंजन एक साथ फेल हुआ है तो इसके जो सबसे 90% चांस अगर हम कहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हो सकता है। आपको याद होगा ठीक 11 महीना पहले दुनिया के हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हुए थे अमेरिका से लेकर यहाँ तक, और वो सॉफ्टवेयर बग था माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में, और वो बग भी आया था साइबर सिक्योरिटी के कोडिंग अपग्रेड से। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो कि जैसे जैसे कंप्यूटराइजेशन और ऑटोमेशन बढ़ेगा तो इन चीजों से आने वाले टाइम में ज्यादा तकनीकी खराबी आ सकती है बनिस्बत के मैकेनिकल या बर्ड या ह्यूमन फेलियर को लेकर के। इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है, और इस चीज का पता
कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर से हुआ था या इंजन वाकई में फेल हुआ था, इसको कम से कम 7 से 10 दिन के अंदर में एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आ जानी चाहिए जो ये कहे कि पावर था या पावर नहीं था, फ्लैप्स अपनी जगह पे था या नहीं था, लैंडिंग गियर लीवर अपनी जगह पे था या नहीं था। ये तो DFDR जैसे ही उसके डेटा को रिकॉर्ड कर करके आप उसको देखेंगे तो मोटा मोटी जो 5-6 चीज जिस पे हम लोग बात करते रहते हैं उसकी जानकारी आ जाएगी करीब 7 से 10 दिन के अंदर में। लेकिन एक जो प्रॉपर रिपोर्ट होता है जिसमें कि सारी जांच एजेंसी, क्योंकि ये जांच सिर्फ फ्लाइट सेफ्टी के हिसाब से नहीं है, इसमें हजारों करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंडियन एयरलाइंस और लोगों का लगा हुआ है जान के अलावा। तो इसमें जो है इतनी एजेंसीज के लॉयर्स और उनके एक्सपर्ट्स होंगे कि हर एक चीज को पब्लिक में डिक्लेयर करने से पहले मल्टी एजेंसीज को अप्रूवल देना होगा और कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होगा जिसको कि मैन्युफैक्चरर भी साझा नहीं करना चाहेगा और इंश्योरर कुछ चीजों को शायद वैसा मानने को तैयार नहीं हो। तो ये बहुत जटिल प्रोसेस है, 3 से 6 महीना लग सकता है और इससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंक्वायरी कभी भी आई है 3 से 6 महीने से पहले। बिल्कुल, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। 3 से 6 महीने का हमें लंबा इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए सियासत पूरे मामले को, लेकिन रिटायर्ड जज या जज इसकी जांच करें, इससे क्या हासिल होगा? क्योंकि 3 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी पूरे मामले की जांच कर रही हैं। अतुल जी इसका जवाब आगे देंगे, लेकिन देवेश अग्रवाल जी अब मैं आपके पास आते हुए, देश में कुल बोइंग 787 जिनकी संख्या 34, जिनमें से एक की ऐसी हालत हो गई, अब 33 बची हुई हैं। वहीं अगर 787 ड्रीम लाइनर की मैं बात करूं, 2011 में सेवा में आया, 100 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को एक से दूसरी जगह पहुंचा चुका है, 1175 से ज्यादा इसके जेट हैं, लगभग 50 लाख उड़ानें हैं, 3 करोड़ से ज्यादा उड़ान के घंटे इसने तय कर लिए हैं। अब मेरा सवाल है कि जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस समय भी सेम सीरीज के कई विमान आसमान में होंगे जो यात्रियों को एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर रहे होंगे। लेकिन बोइंग के इन विमानों को लेकर भी बहुत सारे सवाल मौजूदा वक्त में खड़े हो गए हैं। उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, उसके कई विमान संचालित होते हैं, इसको लेकर देश के भीतर अलग अलग राय भी देखने को मिल रही है। देवेश अग्रवाल जी, आपको ऑडियो म्यूट है साहब, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। माफी चाहता हूं, जी प्लीज। मैं एक एहसान साहब का एक करेक्शन करना चाहता हूं। 787 में 2 बार ड्यूअल इंजन फेलियर हो चुके हैं, दोनों जापान के आसपास। आई थिंक करीब 2019 में एक जेट स्टार का फ्लाइट था सिडनी से ओसाका, और फिर एक ऑल निपॉन एयरवेज का था। एक जो जेट स्टार का जहाज था उसमें यही जेनेक्स इंजन लगे थे, मतलब सेम ब्रांड, और जो ऑल निपॉन का था उसमें रोल्स रॉयस के इंजन लगे थे। सो ये है कि देखिए इंजन तो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, तो उसमें कुछ और ही इशू है, पर इतना मतलब फेलियर नहीं हुआ इस प्रकार की कि जो जहाज को ले गया जमीन में। और आपके जो सारे पार्टी मेंबर्स हैं उनको मैं बताऊं, मैंने आपके प्रोड्यूसर मैडम जी से भी एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है। UN का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है कॉल्ड ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। उनका बाकायदा एक प्रोसीजर है कि कोई दुर्घटना भी होते हैं, जैसे ही है कि कौन कौन इस इन्वेस्टिगेशन बोर्ड में शामिल होगा ऑटोमेटिकली, और दूसरे देशों का भी हक है बोर्ड में शामिल होने का। ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इंडिया में एक अलग एजेंसी है, एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, विच इज डायरेक्टली अंडर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। उनका डायरेक्टर जनरल होता है, वो इन्वेस्टिगेशन को लीड करेंगे। कोई जज को ये, दिस इज नॉट लाइक अ कमिटी ऑफ इंक्वायरी दैट इज, जो इसमें वो जज का मेरे समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें बहुत तकनीकी जांच होगी और टाइम लगेगा, क्योंकि सारे टीम्स को एक साथ एक पेज पे लाना पड़ेगा। सब देशों से आ रहे हैं, DFDR उनके सामने खुलेगा, डिकोड होगा, बहुत कुछ आगे स्टेप्स हैं, कोई फायदा नहीं है। और एक चीज मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए ये थोड़ा सा कठोर सुनाई देगा, पर हम लोग एविएशन इंडस्ट्री में लिखते हैं, बोलते हैं कि हमारे SOP खून में लिखे हैं। अगर आप देखिए, पैनाम का बॉम्बिंग हुआ था स्कॉटलैंड के ऊपर, कनिष्का का बॉम्बिंग हुआ था एयर इंडिया का, कितने लोग मरे, उसका डायरेक्ट रिजल्ट आज हम देखते हैं कि हर बैग का एक्सरे होता है और हर बैग पैसेंजर से मैच किया जाता है कि अगर पैसेंजर, ये ICAO का कानून है कि बैग बिना पैसेंजर के प्लेन पे नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो ये कानून कैसे बना? क्योंकि वो लोग मरे।
सो पर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का मकसद यही है कि कैसे आगे बनाए। हम लोग आज सब बोलते हैं एविएशन इज द सेफेस्ट फॉर्म, सबसे सुरक्षित मोड है ट्रांसपोर्ट का। वो बना कैसे? क्योंकि पिछले 50-60 सालों में जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं से जो हम लोगों ने सबक सीखा है वही सबक हमने अप्लाई किया है, नया प्रोसीजर बनाया है, एग्जिस्टिंग प्रोसीजर को बदली किया है। ये सब चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन का जो मकसद होता है वो किसी पे आरोप लगाने के लिए नहीं है, वो ये है कि ये एक्सीडेंट आगे अगली बार ना हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, राजकुमार भाटी जी मैं आ रही हूँ उसके बाद आपके पास, फिर अतुल जी से भी हम जानेंगे, क्योंकि रिटायर्ड जज या फिर सिटिंग जज से अगर इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, ये पूरा इतना टेक्निकल मामला है कि वो किससे किससे जानकारी इकट्ठा करेंगे। राजकुमार भाटी जी, जांच इसीलिए होनी चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आए और दोबारा इस तरह की परिस्थिति नहीं बने, और उसके लिए बाकायदा देखिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, NIA, ATS, गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड, इसके अलावा अमेरिका का FAA, अमेरिका का ही नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, ब्रिटेन का एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, ये तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। ऐसे में अगर अलग से ये मांग कर लिया जाना या फिर सिर्फ एक खाना पूर्ति करनी है पार्टियों की ओर से कि नहीं इस घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के या तो रिटायर्ड जज करें या तो जज करें, खाना पूर्ति की कोशिश की जाती है क्या राजकुमार भाटी जी, विपक्षी दलों की ओर से भी? नहीं, देखिए इस घटना के दोनों पक्ष हैं। एक इसका तकनीकी पक्ष है, जो हमारे एविएशन एक्सपर्ट आपके शो में बैठे हैं दोनों बात कर रहे हैं, उनकी बात पे हमें पूरा विश्वास है कि इसकी जांच ठीक से होगी और इसमें सारी कमियां ढूंढी जाएंगी और भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो उसका भी इंतजाम किया जाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष इसका राजनीतिक पक्ष है। राजनीतिक नेतृत्व की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। ज्योत्सना जी ने बार बार आपके शो में कहा कि जांच होने दीजिए, इतनी जल्दी क्या है, आपको जांच रिपोर्ट आने दीजिए। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम जांच रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, लेकिन जांच रिपोर्ट से पहले जो सत्ता पक्ष की तरफ से गैर जिम्मेदार पूर्ण बयानबाजी की जा रही है, हमें उस पर आपत्ति है। जब एक पश्चिम बंगाल में एक पुल गिरता है तो हमारे प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि ये ईश्वर की ओर से संकेत है कि सरकार को चले जाना चाहिए। जब अभी कर्नाटक में घटना होती है तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है। जब दूसरे पार्टियों के शासित राज्यों में घटनाएं होती हैं तब आपकी जिम्मेदारी अलग तरह से सामने आती है और अब आप अलग तरह के बयान दे रहे हैं। मैं ज्योत्सना जी से पूछना चाहूंगा कि पिछले 11 साल में एक भी जांच ऐसी हुई है जिसकी संपूर्ण रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट सामने आई हो और जिसमें किसी को जिम्मेदार ठहरा गया हो, किसी से इस्तीफा लिया गया हो या किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई हो? ये जांच के नाम पे लीपापोती करना और मामले को ठंडा करना भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की आदत बन चुकी है। ऐसा ना हो, केवल हम ये चाहते हैं और इसमें राजनीतिक मुद्दों पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ऐसा ये नहीं कह सकते कि दुखद घटना हुई है और इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। नीचे जिनकी जिम्मेदारी तय होंगी उनकी तो होंगी, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व को बहुत जिम्मेदारी पूर्ण बयान देने चाहिए। कम से कम ये कहना चाहिए था सरकार की ओर से कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, पूरी कमियों की जांच की जाएगी, पूरी कमियां पता लगाई जाएंगी और भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो ऐसी कोशिश की जाएगी। ये कह देना कि ये दुर्घटना रोकी नहीं जा सकती, बहुत ही चिंताजनक बात है और बहुत शर्मनाक और बहुत संवेदनहीन बयान है। पहले वो जवाब इसलिए हम राजनीतिक आलोचना जी में आ रही हूं आपके पास। ज्योत्सना जी, चित्रा जी, ये बात बिल्कुल मैं पहले आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट इन द डिबेट में वही बात बोल रही हूँ कि जांच की जा रही है और मैंने आपके डिबेट में अभी बोला है कि जो कोई भी इसकी जिम्मेदार है, जो कोई भी होने दो, चाहे वो इसकी किसी की भी नेग्लिजेंस रहने दीजिए, मिनिस्टर से लेके नीचे वाले ऑफिसर तक किसी की भी नेग्लिजेंस रहने दीजिए, जब जांच होगी तभी तो बाहर आएगा कि कौन है इसके पीछे, क्या हुआ, क्यों हुआ, पहली चीज। और दूसरी चीज चित्रा जी, बिल्कुल मैं उनकी बात भी मान रही हूँ कि गैर जिम्मेदार बयान दिए नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल दिए नहीं जाने चाहिए। वाकई में उसमें अगर हम बोले तो कुछ सीएम ऐसे थे जब उनसे पूछा गया, मीडिया ने उनसे पूछा कि भाई ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ है, तो वो तो मीडिया के सामने हंसे, तो ये गैर जिम्मेदारी है। मैं तो ये बोल रही हूँ। और पहली चीज है, हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है चित्रा जी, उनके खुद के पिताजी ऐसे दुर्घटना में गुजर गए, तो उनको तो बिल्कुल ज्यादा ही एम्पैथी है क्योंकि he puts himself in the same shoes as the victims today. So we have to understand the pain the victims also are undergoing. तो मैं यही चीज सबसे
एक विनती करती हूँ कि इसको पॉलिटिसाइज न किया जाए। हम आज के तारीख में इसकी दुर्घटना की जांच होनी चाहिए। जैसे एक्सपर्ट्स ने बोला है, देयर इज अ टीम व्हिच डज दैट। AAIB जो है व्हिच डज द इन्वेस्टिगेशन, उनको अपना जांच करने दीजिए। और सरकार ने भी एक हाई लेवल कमेटी बिठाई है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, उनको भी उनका जांच करने दीजिए। बिल्कुल जो कोई भी इसके जिम्मेदार है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ली जाएगी। ठीक है, कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अतुल जी के पास में जाऊंगी, उसके पहले शायना एनसी जी बहुत देर से हाथ उठा रही थी। शायना जी आप अपनी बात कह लीजिए। जो बातें राजकुमार भाटी जी ने कही हैं कि देखिए राजनीतिक दलों को भी उतनी ही संवेदनशीलता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। विपक्ष का तो काम है ना सवाल पूछना, और सत्ता पक्ष का ये धर्म है कि उन सवालों को वो एड्रेस करे और उससे संतुष्ट करे। तो अगर सवाल पूछ लिया जा रहा है तो उसका जवाब दे दीजिए, सिवाय इसके कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर नए सिरे से शुरू हो जाए दोनों ही पार्टियों के बीच में या दोनों ही पक्षों के बीच में। लेकिन विपक्ष का काम ये भी तो है चित्रा जी कि जानकारी लो और जिम्मेदारी के साथ बयान दीजिए। क्या आपने एक बार भी चर्चा किया कि ये रेस्क्यू वर्कर्स ने कैसे क्रैश साइट पे, जहां 1000 डिग्री सेल्सियस था, जहां एक्सप्लोजन साइट पे 1.25 लाख लीटर्स ऑफ जेट फ्यूल था, उसके बावजूद जो मल्टी एजेंसीज ने तुरंत, हमारी आर्मी हो, NDRF हो, CISF हो, लोकल फायर सर्विसेज हो, हॉस्पिटल्स हो, सभी ने जिस ढंग से फटाफट देखा कि जितने कैजुअलिटीज को बचा सके वो बचा दे। मैं नहीं बोल रही हूं कि हादसा से आप सीख मत लीजिए, जरूर सीख लीजिए, और सीख के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी आप चाहते हैं। लेकिन जब कहा गया है कि 3 महीना में ये सबमिशन ऑफ ये रिपोर्ट, जहां आपको सब चीज पता चलेगा, ATC लॉग्स, टेस्टिमोनियल्स ऑफ द पैसेंजर्स, सब विटनेसेस जो थे, मेंटेनेंस जो था एयरक्राफ्ट का, रिकॉर्डिंग्स, और टाटास को देखिए। मैं देखिए, कोई भी देहांत होता है तो आप कोई भी रकम जो भी आप दे वो कम पड़ता है, लेकिन टाटास ने भी जिस ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाई है, मैं मानती हूं कि ये भी चर्चा का विषय है। तो विपक्ष का काम ये है कि हम देखें कि आइंदा ये कैसे ना हो, उसके लिए गंभीर सवालों का जवाब। लेकिन जब एक कमेटी, जो यूनियन होम सेक्रेटरी खुद वहां अध्यक्षता कर रहे हैं, जहां रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के, इंडियन एयरफोर्स के, और एक्सपर्ट्स जो फील्ड में हैं, तो आप थोड़ा तो विश्वास भी जताइए। मेरा ये कहना है, संवेदनशीलता की आवश्यकता है। आपके पास फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग सब पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, और ऐसा नहीं है कि एक इन्वेस्टिगेशन ही बस है, बाकी इन्वेस्टिगेशंस के फाइंडिंग्स भी रेलेवेंट हैं, और रेलेवेंट एजेंसीज के कॉन्करेंसेस, SOPs सभी पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। बिल्कुल, और वो बहुत जरूरी भी है। और ये तमाम हादसे जो हमारे सामने होते हैं, चाहे इसके पीछे कुछ सालों में हम जाएं या फिर मौजूदा वक्त में जिसको लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं, इससे सबक भी सीखे जाने चाहिए ताकि दोबारा ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा हो। अतुल जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, मैंने पहले भी गिनाया कि AAIB, NIA, ATS, FAA, NTSB, AIB ये लगातार जांच कर रही हैं। अब इसमें चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को एक अलग जांच की मांग करनी है, तो फिर उनकी ओर से कह दिया गया है कि सिटिंग जज या रिटायर्ड जज पूरे मामले की जांच करे। इतनी सारी जांच एजेंसियां हैं, जिनमें 3 तो इंटरनेशनल हैं। क्या आपको भरोसा नहीं है इनके ऊपर कि एक अलग से जांच की मांग अब कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है? देखिए, जो जज होते हैं ना, उन्हें जजमेंट कैसे देना है उसका ज्ञान होता है। वो संज्ञान लेकर जजमेंट देते हैं। अभी आप जज को कहोगे, आप इनकम टैक्स में भी आप निर्णय देते हो, जज को कहोगे किसी मर्डर केस में भी आप निर्णय देते हो, जज को कहोगे किसी टेक्निकल इसमें भी आप निर्णय देते हो। तो उनकी एक कैपेसिटी होती है कि सारे पक्षों को सुनकर एक तटस्थता से निर्णय देने की, इससे और जनता का विश्वास भी जुडिशियल सिस्टम पे और जजेस पे होता है। तो इस बात के लिए जनता का विश्वास हासिल करना, अब जो दोनों बहनें जो है हमारी, उन्होंने जो कहा उससे तो मैं ये जो खो चुका हूँ, संवेदनहीन सरकार है ये, और ये विश्वास भी खो चुका हूँ कि इन्हें सही में किसी को अकाउंटेबल ठहराना है, सही में कोई जाँच करनी है। इनको एक ही बात करनी है कि जहां मिले विपक्ष को लताड़ना है, लोकतंत्र को दबोचना है और अपनी बात जो है वो सही करवाना है। इनको बिल्कुल कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं हमारे जो एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने इस तरह से रील नहीं करनी चाहिए थी। वो असंवेदनशीलता का मामला जब ज़्यादा बन जाता है कि वो खुद विक्टिम है, उनके पिताजी के साथ ऐसी घटना हुई है, लेकिन संवेदनशीलता कहाँ है? तो कहीं नहीं है।
अमित शाह जी पिछले 11 साल में, या अश्विनी वैष्णव हो, पिछले 11 साल में मेरे मुंबई में लोकल में 30,000 लोग मरे हैं, अभी लोकल में 5 लोग मरे। कितने एक्सीडेंट हुए हैं, कोई नहीं। रील निकालना है, रील बनाना है, और अगर क्रिटिसाइज करता है विपक्ष तो इसीलिए करता है क्योंकि इतने एक्सीडेंट होने के बाद उसमें इंप्रूवमेंट क्यों नहीं है चित्रा जी? ये सवाल तो खड़ा होगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल है। 40 जवान गए थे मेरे महाराष्ट्र के। देवेश अग्रवाल जी से मैं जल्दी से टिप्पणी ले लेती हूँ। रिटायर्ड जज या सिटिंग जज को लेकर उन्होंने जो बातें कही है, देवेश अग्रवाल जी जल्दी से इस पर, क्योंकि आपने इस पर टिप्पणी की थी, मैं 2 लाइन में चाहूंगी आप जवाब दें। मेरा सुझाव होगा कि एक बार ये टेक्निकल पूरा रिपोर्ट निकले, सारे एजेंसीज एक रिपोर्ट निकाले, फिर जो इस देश के पॉलिटिशियंस हैं जो उनको करना चाहें, फिर उस रिपोर्ट के ऊपर आपको जज का कमेटी बिठाना है और किसको आरोप करना है, किसको क्या सजा देना है, किसको क्या करना है, फिर वो करें। पहले इस कमेटी, ये जो इन्वेस्टिगेटिव बोर्ड होगा पूरा इतने सारे मेंबर्स के साथ, इनको प्लीज अपना पहले काम कर लीजिए। फिर एक बार जब रिपोर्ट आपके सामने आ गया, फिर आपको आगे जो करना है जरूर कीजिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर एक तरफ सियासत जारी है तो इन सब के बीच लगातार डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं, पहचान की जा रही है ताकि शवों को सुपुर्द किया जा सके उन परिवार वालों के पास जो इस वक्त भी इंतजार में है अस्पताल के बाहर। जहां तहां अहमदाबाद में ताबूतों के ऑर्डर भी दिए गए हैं। 265 लोगों की जान गई है और यकीनन पूरा देश इस मामले को लेकर स्तब्ध है। राजनीति इस मामले में कतई नहीं होनी चाहिए। ये वक्त संवेदनशीलता का है, उन परिवार के साथ खड़े होने का है जिन्होंने अपनों को खोया है। और इसी वजह से सियासतदानों से ये अपील है कि राजनीति के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन मौजूदा वक्त उन परिवारों को ढांढस बंधाने का और जांच किस तरह से सामने आती है उसका। और इससे भी बड़ा सवाल इस बात को लेकर सरकार की यह जिम्मेदारी है कि इस तरह के हादसे दोबारा भविष्य में नहीं हो, उसको तत्काल सुनिश्चित कराया जाए, क्योंकि लाखों की तादाद में रोजाना हवाई यात्री करते हुए दिखाई देते हैं और सभी के मन में एक डर और भय का माहौल तो है। आगे क्या रहेगी इस खबर के बारे में परिस्थिति, आगे किस तरह से जांच जारी रहेगी, हर एक जानकारी खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।